सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं चित्रांश दादीज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस कक्षा में। और गाइज आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं, लास्ट वीक हमारा एक चैप्टर चल रहा था द एडवेंचर। इतना शानदार, इतना लाजवाब, इतना मज़ेदार चैप्टर जो आपको ना केवल सोचने पर मजबूर कर रहा है बल्कि आपको अपने साथ बांधे भी रख रहा है। क्योंकि ये हमारी हमेशा फैंटेसी ही रहती है, ये सारी चीज़ें फैंटेसी है कि हमारी कल्पनाओं में रहती है कि यार सोचो कि मैं किसी और ग्रह पर, किसी और दुनिया में पैदा होता तो कैसा होता है। एलियंस अगर वास्तविकता में है तो क्या होगा है, या पृथ्वी जैसा हम जानते हैं कि अंदर से खोखली है कि भरी हुई है कि अंदर क्या है। हो सकता है हम पृथ्वी ना होकर के खुद ही एक स्पेसशिप हो जो कहीं जा रहे हैं और हमें वहाँ पहुँचने में शायद 1 लाख साल लगेंगे। तो मतलब ये सारी की सारी चीज़ें कल्पनाओं से भरी हुई है, फैंटेसी से भरी हुई है। ऐसा ही फैंटेसी से भरा हुआ एक फैंटास्टिक चैप्टर जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अब तक हम लोग क्या देख चुके हैं कि प्रोफेसर गायतोंडे जो है वो सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही उनका एक्सीडेंट हो चुका है। एक्सीडेंट के दौरान जब वो बेहोश है, कोमा में है, तो वो किसी दूसरे संसार की यात्रा कर रहे हैं। उस यात्रा के दौरान वे अलग से दिखने वाले रास्तों से चलते हुए ट्रेन में खान साहब से मिलते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं जो विक्टोरिया टर्मिनस है। वहां पर भी उन्हें इस संसार से अलग तरह का संसार दिखाई देता है। बाहर निकल के देखते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर्स है। आसपास की दुकानें और सारी चीज़ें बिल्कुल अलग तरह की हैं। वो समझ गए थे कि भाई अब अगर मुझे जानना है कि वास्तविकता में इस संसार में ऐसा हुआ क्या है कि जो इतिहास मैं जानता हूँ, ये जिस संसार को, जिस दुनिया को, जिस बॉम्बे को मैं जानता हूँ, ये बॉम्बे उससे अलग क्यों दिख रहा है। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अभी भी गवर्न क्यों कर रही है, इतनी ज़्यादा पावर में क्यों है। और इसे जानने का एक ही तरीका था। तरीका क्या था कि भाई उन्हें जाकर इतिहास को पढ़ना था। और इतिहास को पढ़ते पढ़ते उनकी खुद की लिखी हुई 5 भागों में लिखी गई इतिहास की किताब में 5वें भाग में उन्हें जाकर के देखने को मिलता है कि मोहम्मद शाह अब्दाली के साथ जो पानीपत में युद्ध हुआ, उस युद्ध में मराठाओं की विजय हुई। विजय से विश्वास राव जो है उनका दबदबा जो है पूरे के पूरे भारत में बढ़ गया। सर्दर्न इंडिया में, दक्षिणी भारत में तो पहले था, उत्तरी भारत तक उनका परचम लहराने लगा। साथ ही साथ हमें यहाँ पे ये भी देखने को मिला कि विश्वास राव जो है वो सक्सेसर बने, अपने पिता के उत्तराधिकारी बने और फिर राजा बन गए। राजा बनने के बाद भाऊ साहेब जो हैं उन्होंने अपना पद वगैरह छोड़ दिया और साथ ही साथ यहाँ पर विश्वास राव जो है पूरे के पूरे देश पर शासन करने लगे। और वहाँ पर उन्होंने दिल्ली के अंदर मुगल सल्तनत को जिंदा रखा ताकि एक तरह पपेट की तरह, कठपुतली की तरह उसका इस्तेमाल किया जा सके अंग्रेज़ों के खिलाफ। अंग्रेज़ जो हैं वो मुंबई और बंगाल के आसपास कुछ क्षेत्रों में सिमट कर रह गए, ज़्यादा अपना वर्चस्व नहीं फैला पाए। लेकिन यहाँ पर विश्वास राव को ये बात समझ में आने लग गई थी कि यूरोप के अंदर तकनीकी वृद्धि या तकनीकी विकास जो है वो बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। और अगर हमें यूरोप के साथ, मतलब कहते हैं ना, कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने आप को तकनीकी तौर पर विकसित करें। और उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी का एक रिसर्च सेंटर स्थापित किया। यहाँ तक का लेक्चर हम लोग देख चुके हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो रेखा ने एक अच्छी बात कही थी, मुझे लगा था इस बात को शायद एड्रेस करना ज़रूरी है, तो मैंने उसकी बात का जवाब दे दिया है। बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि सर एक चैप्टर कंप्लीट करके आप दूसरा चैप्टर स्टार्ट क्यों नहीं करते या दूसरे बोर्ड का स्टार्ट क्यों नहीं करते। कारण बेटा यही है, हमेशा आप कंफ्यूजन की स्थिति में रहोगे कि आज हमारा चैप्टर होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जब एप्लीकेशन पर जब लेक्चर होता है तब कई बार यूट्यूब वाले बच्चों को पता नहीं चल पाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हियर द ईस्ट इंडिया कंपनी सॉ अनदर अपॉर्चुनिटी। और यहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो दूसरा संसार है उसके भूतकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दूसरा अवसर देखा टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस, के कैसे वह अपने प्रभाव को भारत में बढ़ा सकते हैं। इट ऑफर एड एंड एक्सपर्ट्स। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो विश्वास राव जो नया तकनीकी और विज्ञान का अनुसंधान का केंद्र बना रहे थे, यानी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट बना रहे थे जो साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए था, उसमें उन्होंने सहायता देने का वादा कर लिया। किन्होंने? अंग्रेजों ने कहा कि भाई हम इसके लिए आपको सहायता भी देंगे और हम आपको विशेषज्ञ भी उपलब्ध कराएंगे। दे वर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर्स सेल्फ सफिशिएंट। और वहां पर उन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि जो लोकल सेंटर्स हैं, यानी कि स्थानीय जो विज्ञान और तकनीकी के जो केंद्र हैं, उन्हें आत्मनिर्भर हम बना करके छोड़ देंगे कि भाई जितनी उन्हें अपने खुद के लिए आवश्यकता है उतना ही वे अपने लिए काम कर रहे हैं। चलिए, द 20th century brought about
फर्दर चेंजेस इंस्पायर्ड बाय द वेस्ट। और 20वीं शताब्दी जो आई वो ऐसी आई कि आगे के जो भी चेंजेस हुए, आगे के जो भी परिवर्तन हुए देश में इस घटना के बाद कि भाई अंग्रेजों ने मराठाओं की सहायता करना शुरू कर दिया विज्ञान और तकनीकी की स्थापना के लिए। तो उसके बाद में 20वीं शताब्दी जब आई तो कैसे आई कि दूसरे चेंजेस, दूसरे परिवर्तन जो हैं वो प्रेरित होने लगे बाय द वेस्ट। और उनकी प्रेरणा कहाँ से मिलती थी? पश्चिम से। पश्चिम का मतलब क्या है कि पश्चिमी देशों से ही हम लोग प्रेरणा लेकर के भारत का निर्माण करने लगे। इंडिया मूव टूवर्ड्स अ डेमोक्रेसी। भारत धीरे धीरे बढ़ता हुआ एक लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ने लगा। बाय देन, तब तक द पेशवाज हैड लॉस्ट देयर एंटरप्राइज। जब डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होने लगी, जब लोकतंत्र की स्थापना की तरफ या लोकतंत्र की तरफ भारत आगे बढ़ रहा था, तब क्या हुआ कि पेशवा जो है अपने प्रभाव को तब तक खो चुके थे। एंड दे वर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज। और पेशवा जो लोग थे वो धीरे धीरे रिप्लेस होने लगे, यानी पेशवा लोगों की जगह स्थान लेने लगा। कौन लेने लगा? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज, यानी कि जो लोकतांत्रिक तौर पर चुने गए जो तंत्र हैं, उन्होंने पेशवा जो राजा थे उनका स्थान लेना धीरे धीरे शुरू कर दिया। बताओ यहां तक का क्लियर है क्या? चलिए, तो पेशवा जो है अपना पूरा प्रभाव अधिकार भारत पर धीरे धीरे खोने लगे और जो लोकतांत्रिक तौर पर जिन नेताओं को हम चुन रहे थे वो धीरे धीरे सरकार में आने लगे। द सल्तनत एट दिल्ली, और दिल्ली की जो सल्तनत थी, सर्वाइव्ड इवन दिस ट्रांजिशन। और इस परिवर्तन के दौर में भी जो दिल्ली सल्तनत है उसने अपने आप को जीवित रखा, लार्जली बड़े पैमाने पर, बिकॉज इट विल्डेड नो रियल इन्फ्लुएंस। क्योंकि वास्तविकता में दिल्ली की जो सल्तनत थी, है ना, मैंने बताया था शायद लास्ट जो थे बहादुर शाह जफर थे, लास्ट टाइम मैंने बताया था, चेक करके बताना मुझे। आखिरी मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह जो थे वो कौन थे, है ना? बहादुर शाह जफर नहीं, मैं गलत बता रहा हूँ, लास्ट टाइम मैंने सही बताया था कुछ। उनका कोई वास्तविक प्रभाव अब भारत पर देखने को नहीं मिल रहा था। द शहनशाह ऑफ दिल्ली वॉज नो मोर देन अ फिगर हेड, यानी कि शहनशाह जो थे दिल्ली के, अब वो ज्यादा कुछ नहीं रहे थे प्रभाव के मामले में, वो केवल नाम मात्र के शासक थे। टू रबर स्टैम्प, जो बस अपनी मुहर लगाने का काम करते थे। द रिकमेंडेशंस, किस चीज पर? जो भी कोई व्यक्ति अगर सिफारिश करता था या आप मतलब केवल वो सलाह देने का काम कर सकते थे कि देखो भाई आपको भारत चलाना है तो ऐसे चला लो। मानना नहीं मानना जो डेमोक्रेटिक बॉडीज थी उनके बस में था, ठीक है। मेड बाय द सेंट्रल पार्लियामेंट, यानी कि केंद्रीय संसद जो है हमारी, वो अपने हिसाब से काम करती थी। उनके हिसाब से भारत के लिए जो बेहतर हुआ करता था वही वे डिसीजन लिया करती थी, उसी तरीके से वे काम करती थी। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि हमने लास्ट जो स्टोरी सुनी अभी कि भाई पेशवास का जो शासन आया, उसके बाद में डेमोक्रेटिक सेटअप होने लगा। डेमोक्रेटिक सेटअप में जो लोकतांत्रिक तरीके से लोगों को चुना जाने लगा, वे संसद में बैठने लगे। दिल्ली के सल्तनत केवल एक रबर स्टैम्प, मुहर मात्र बनकर रह गए, नाम मात्र के शासक रह गए, जिनका कोई प्रभाव नहीं था, जिनके पास किसी भी तरह की कोई शक्ति नहीं थी, ठीक है। और सेंट्रल पार्लियामेंट में ही सारे के सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे, ठीक है। एज ही रीड ऑन, जैसा वह आगे बढ़ते हैं, गंगाधर पंत जो है वह इस चीज को पसंद करना शुरू कर देते हैं भारत को, दैट ही हैड सीन, यानी कि धीरे धीरे जब वह देखते हैं कि इतिहास में, वास्तविक इतिहास में और उनके काल्पनिक संसार के इतिहास में ये अंतर आया, और इतिहास से उन्हें ये जानकारी मिलती है कि ये अंतर क्यों आया, तो धीरे धीरे वो उस इतिहास को पसंद करना शुरू कर देते हैं जो वह अभी देख रहे थे। इट वॉज अ कंट्री दैट हैड नॉट बीन सब्जेक्टेड टू स्लेवरी, क्योंकि भारत इस इतिहास में एक ऐसा देश रहा है जो कभी भी गुलामी में नहीं रहा। फॉर द वाइट मैन, जो अंग्रेजों की गुलामी भारत ने कभी नहीं की। इट हैड लर्न टू स्टैंड ऑन इट्स फीट, भारत ने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा। एंड न्यू व्हाट सेल्फ रेस्पेक्ट वॉज, और जाना या समझा कि क्या है आत्मसम्मान। फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड फॉर प्योरली कमर्शियल रीजन, किस पोजीशन से? एक ऐसी पोजीशन से जो ताकत शक्ति को दर्शाती है, और प्योरली शुद्धतम तरीके से कमर्शियल रीजंस। कमर्शियल रीजंस का मतलब होता है व्यावसायिक कारणों से भी भारत ने इस चीज को सीखा। इट हैड अलाउड द ब्रिटिश टू रिटेन बॉम्बे, उन्होंने अलाउ किया, उन्होंने अनुमति दी कि आप बॉम्बे में बने रहिए एज द सोल आउटपोस्ट ऑन द सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये एकमात्र आउटपोस्ट बनेगा। आउटपोस्ट मतलब जहां विदेश के लोग आएंगे या विदेशी व्यापार जहां पर सबसे ज्यादा होगा,
कि भारत से अगर कोई माल विदेशों में बेचना है या विदेशों में कोई माल आकर के भारत में बिकना है तो उसके लिए सबसे बड़ा पोर्ट जो है, सबसे बड़ा समुद्री मार्ग का जो आने वाला रास्ता बनेगा वो बॉम्बे बन जाएगा। इसलिए ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां पर मतलब भारत ने उन्हें अनुमति दी कि ठीक है मुंबई पर आप अपना साम्राज्य रखिए, उसके अलावा कहीं पर रखने की आवश्यकता नहीं है। दैट लीज वॉज टू एक्सपायर इन ईयर 2001, और ये जो लीज दी गई है अंग्रेजों को वो 2001 में समाप्त हो जाएगी, जिसके अंदर वो बॉम्बे पर कब्जा रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अ ट्रीटी इन 1908, एक ट्रीटी के लिए बहुत प्यारा शब्द मुझे याद है, पुराने राजा महाराजा आपस में क्या करते थे, एक दूसरे से संधियां करते थे। तो पुरानी जो संधि हुई थी 1908 में, जो संधि हुई थी, ये सारी बातें काल्पनिक संसार की चल रही हैं। मैं फिर से याद दिला दूं, डिटेल इतनी अच्छी की है यहाँ पर राइटर ने कि हमें कंफ्यूज नहीं होना है। डिटेलिंग बहुत अच्छी है, ये बात आप भी मानिए, मैं भी मानता हूँ। डिटेलिंग इतनी प्यारी है कि हमें कई बार लगने लगता है अरे यार ये कहीं वास्तविक इतिहास तो नहीं है, लेकिन ये वास्तविक इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं हम। गंगाधर पंत के दिमाग में जो काल्पनिक इतिहास चल रहा है दूसरे संसार वाला, वो चल रहा है उस संसार में, दूसरे काल्पनिक संसार में 1908 में एक संधि हुई अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में कि आउटपोस्ट के नाम पर कि भाई बाहर से माल आए, यहाँ का माल बेचे, उसके लिए आप बॉम्बे पर पूरा अधिकार रख सकते हैं। कितने सालों तक के लिए? तो 2001 तक के लिए आप रख सकते हैं। 2001 के अंदर ये लीज जो है वो एक्सपायर हो जाएगी। गंगाधर पंत कुड नॉट हेल्प कंपेयरिंग द कंट्री ही न्यू विथ व्हाट ही वाज विटनेसिंग अराउंड हिम। गंगाधर पंत जो है, कुड नॉट हेल्प का मतलब होता है अपने आप को कोई कार्य करने से रोक ना पाना। जैसे अगर मैं कहूं आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, तो इसका मतलब क्या है, मैं अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया। आई कुड नॉट हेल्प ट्राइंग कह लो, क्राइंग कह लो, मैं अपने आप को प्रयास करने से नहीं रोक पाया, मैं अपने आप को रोने से नहीं रोक पाया। तो कुड नॉट हेल्प जो फ्रेज है ना, वो उसके लिए इस्तेमाल होती है कि मैं अपने आप को ऐसा करने से नहीं रोक पाया। ठीक है, तो वह अपने आप को कंपेयर करने से नहीं रोक पाए कि उनके मन में जिस संसार को वो जानते हैं और जो संसार उनकी आंखों के सामने है, दोनों की तुलना करने से अपने आप को नहीं रोक पाए। उनको लगा यार दोनों की तुलना करके देखनी चाहिए कि आज का संसार कैसा है और उस समय का संसार जो मैं जानता हूं मेरे पुराने जीवन से। हालांकि नया जीवन पुराना जीवन कहना तो गलत होगा, लेकिन हाँ, काल्पनिक संसार और वास्तविक संसार की दोनों की तुलना करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। बट एट द सेम टाइम, लेकिन साथ ही साथ उसी समय, he felt that his investigations were incomplete। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो खोजबीन वो कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें अपूर्ण थी, इनकम्प्लीट थी। हाउ डिड द मराठास विन द बैटल? तो सीधी सी बात है कि एक पॉइंट जो है उन्हें और चाहिए था इस बात को समझने के लिए। वो क्या पॉइंट चाहिए था उन्हें समझने के लिए? इतना सा पॉइंट चाहिए था कि यार मराठा जीते कैसे, क्योंकि जो वास्तविक संसार वो जानते हैं उसमें तो मराठा हार गए थे। तो मराठा जीते कैसे इस बैटल को? टू फाइंड द आंसर, इस जवाब को ढूंढने के लिए, ही मस्ट लुक फॉर अकाउंट्स ऑफ द बैटल इटसेल्फ। उसके लिए उन्हें, अकाउंट्स का मतलब है वर्णन या विवरण, इसके लिए वह जानते थे कि उन्हें निश्चित तौर पर जाकर के जो कहानी है या इस घटना का जो विवरण है, जहां पर वर्णन किया गया है, हर एक छोटी से छोटी घटना का वर्णन जहां किया गया है, उस चीज को जाकर उन्हें देखना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा, तभी वो समझ पाएंगे कि कैसे ये घटना घटित हुई। ठीक है, ही वेंट थ्रू द बुक्स, और उन्होंने किताबों का अध्ययन करना शुरू किया, एंड जर्नल्स, पत्रिकाओं का अध्ययन करना शुरू किया, बिफोर हिम, जो उनके सामने थी। एट लास्ट, अंततः, अमंग द बुक्स, किताबों के बीच, ही फाउंड वन दैट गेव हिम द क्लू। उन्हें एक किताब मिली जो उन्हें किसी प्रकार का संकेत दे रही थी। इट वॉज भाऊ साहिबाची भाकड़। तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, भाऊ साहेब की भाकड़ नाम की एक किताब है। ठीक है, ऑल्दो ही सेल्डम रिलाइड ऑन द भाकड़्स फॉर हिस्टोरिकल इवेंट्स। हालांकि वह सेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर। देखो क्या होता है, एक छोटी सी बात को समझना कि भाकड़ क्या होती है क्या नहीं होती है, मैं एक बार आपको समझा देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं, तो बात करने में मजा आएगा। हालांकि मैं नहीं भी करूंगा तो भी आपको तो बोरिंग तरीके से पढ़ रहे हो आप लोग, तो ना कोई हंस रहा है, ना कोई मुस्कुरा रहा है, ना कोई यस सर, बढ़िया सर, अच्छा सर, कोई ऐसी बात ही नहीं आ रही। फालतू के कमेंट्स आ रहे हैं, मैं उनकी तरफ फिर ध्यान भी नहीं दे रहा। ठीक है, चलिए, तो भाकड़ क्या होता है? जैसे मैं राजा हूं, मैंने अपने यहां पर एक राज कवि को बिठा रखा है,
और राजकवि को मैं कहता हूँ कि मेरे जीवन का इतिहास लिखो। अभी मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ, और मैं अपने सामने कह रहा हूँ मेरे जीवन का इतिहास लिखो। लिखना शुरू किया हमारे कविराज ने, साहित्य सम्राट ने लिखना शुरू किया। चित्रांश सर पैदा हुए, बहुत ही गरीबी में पैदा हुए, फिर उनके पिताजी उन्हें बहुत मारते पीटते थे, बहुत ही बदमाश किस्म के विद्यार्थी थे, स्कूल में भी जाकर के टीचर से झापटे ही खाते थे, उनका होमवर्क कभी कंप्लीट नहीं होता था, उनसे ज़्यादा निकम्मा नालायक विद्यार्थी पूरी कक्षा में कोई नहीं था, और वो ख़त्म करके किताब ला के मुझे दे, लो सर, लो राजा साहब आपकी मैंने जीवन कथा लिखी है। मैं किताब देखूँ, अरे वाह क्या लिखा है, गर्दन काट दो इसकी, तुरंत मार दो इसको जान से, और कोशिश करना इसके घर में बाकी जितने सबको मार देना। बोले ऐसा जो पैदा हुआ है कभी दोबारा दूसरा कोई कभी पैदा नहीं हो जाए, ऐसा जो राजा की ऐसी बेइज्जती करके किताब लिख रहा है। तो भाकड़ अगर कोई लिखेगा तो क्या लिखेगा, उसमें राजा की प्रशंसा के कसीदे लिखे जाएंगे। चित्रांश सर बचपन से ही मेधावी किस्म के थे, बहुत ही परम प्रतापी वीर थे। उन्होंने एक बार जंगल में जाते हुए जब अपने दोस्तों के साथ 6 साल की आयु में घूम रहे थे, एक शेर आ गया था, शेर का जबड़ा हाथों से फाड़ दिया था। तो यहाँ पर गंगाधर पंत ये कहना चाह रहा है मैं भाकड़ वाकड़ पे ज़्यादा विश्वास करता नहीं हूँ। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसमें ज़्यादातर चीज़ों को तोड़ मरोड़ के लिखा जाता है। ठीक है, क्या कैसे लिखा जाता है? तोड़ मरोड़ के लिखा जाता है। तो भाकड़ पर मैं ना के बराबर ही विश्वास करता हूं, निर्भर करता हूं। द भाकर्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो भाकड़ होती है ऐतिहासिक घटनाओं की, ही फाउंड देम एंटरटेनिंग टू रीड, क्योंकि भाकड़ जो है वो एंटरटेनिंग होती है, बहुत ही मनोरंजक होती है पढ़ने में। समटाइम्स, कई बार, बरिड इन द ग्राफिक बट डेकोरेटेड अकाउंट्स, कई बार उसके अंदर सजीव कर देने वाले वर्णन होते हैं, ऐसे वर्णन होते हैं जो कि दिमाग के अंदर उस चित्र को सजीव कर देते हैं। लेकिन डेकोरेटेड डॉक्टरेट अकाउंट होते हैं, मतलब ऐसे अकाउंट होते हैं जिनमें फेरबदल किया गया हो, थोड़ी सी मामला चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए भाकड़ पर वो ज्यादा विश्वास नहीं करते। ही कुड स्पॉट द जर्म ऑफ ट्रुथ, और उसके अंदर वह ढूंढना पड़ता है, जो स्पॉट होते हैं, छोटे छोटे स्पॉट होते हैं, सच्चाई के कण जो होते हैं, अवशेष होते हैं, उन्हें ढूंढना पड़ता है। भाकड़ के अंदर 80% तक चीजें मनोरंजक तरीके से लिखी जाती हैं। He found one now in 3-line account of how close विश्वास राव had come to being killed, और उसी भाकड़ में उन्हें 3 लाइनों की छोटी सी घटना लिखी हुई मिली, जिसमें उन्हें यह जानकारी मिली कि विश्वास राव कैसे मरने से बस बाल बाल बचे, कैसे बचे। एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स to the melee where the elite troops were fighting and he attacked them, और उसके बाद विश्वास राव जो है उन्होंने अपने घोड़े को निर्देश दिया कि वह भीड़ भाड़ वाले युद्ध क्षेत्र की ओर आगे बढ़े, जहां पर चुने हुए और श्रेष्ठ, जिसे कहते हैं ना योद्धा, योद्धाओं की भी अलग अलग श्रेणी होती है, रथी होता है, कोई महारथी होता है ना, तो इस तरह के जो योद्धा होते हैं उन योद्धाओं के, बड़े योद्धाओं की ओर चले, जहां पर बड़े योद्धा के ट्रूप जो है, समूह जो है, लड़ रहे हैं। ही अटैक्ड देम, और जाकर के जो विश्वास राव है उन्होंने इलाइट, जो बड़े बड़े महान योद्धा थे, उन पर आक्रमण कर दिया। एज एंड गॉड वॉज मर्सीफुल, और भगवान बहुत ही क्या थे उस दिन, विश्वास राव पर भगवान बहुत ही दयालु थे। अ शॉट बर्स्ट पास्ड हिज ईयर, एक बंदूक की गोली उनके कान के पास से होती हुई निकल गई। अब इस घटना को ध्यान से सुनना। वास्तविक संसार में, जिस संसार में हम रहते हैं, विश्वास राव को गोली लग गई थी, गोली लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उनके चाचा को बाद में बहुत झाड़ पड़ी कि क्यों लेके गया छोरे को, मरवा दिया। ठीक है, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पर विश्वास राव को गोली लग गई थी, वास्तविक जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें। अब ये जो दूसरी दुनिया का संसार है, उस दूसरी दुनिया या दूसरा संसार जो है, उसके इतिहास में क्या हुआ कि गोली विश्वास राव को लगी नहीं, उनके कान के पास से होती हुई निकल गई। ये इतनी छोटी सी घटना है जिस वजह से हम पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। आपको पता है यही घटना, ये A short burst passed his ear, केवल ये एक लाइन है जिसकी वजह से आप पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो। बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ये गोली विश्वास राव के कान के पास से नहीं लगती, नहीं निकलती, दूसरे संसार में विश्वास राव को लग जाती, तो उस संसार में भी विश्वास राव की मृत्यु हो जाती, और वो संसार भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा आज का हमारा संसार है। ठीक है, तो इस घटना की वजह से इवन द डिफरेंस ऑफ अ तिल, एक तिल की दूरी से निकली, कुड हैव लीड टू हिज डेथ, यानी अगर वो एक तिल भी अगर दाएं बाएं होती वो गोली, तो विश्वास राव की मृत्यु हो जाती।
तो विश्वास राव की मृत्यु कैसे नहीं हुई दूसरे संसार में, जिस वजह से विश्वास राव का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ा। विश्वास राव राजा बना, राजा बनने के बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद, ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद के बदले आउटपोस्ट का उन्हें चौकीदार बना दिया कि चलो ठीक है, बॉम्बे पर तुम 2001 तक कब्जा कर लो, काम कर लो, ठीक है। At 8 o'clock, the librarian politely reminded the professor that the library was closing for the day. रात के 8 बजे का समय हो गया उन्हें ये सब पढ़ते पढ़ते, तब आकर लाइब्रेरियन, पुस्तकालयाध्यक्ष जिसको बोलते हैं, पुस्तकालयाध्यक्ष बोलते हैं ना हिंदी में, बड़ा भारी शब्द है पुस्तकालयाध्यक्ष, है ना, लिख सकता हूं मैं अच्छे से। तो पुस्तकालय के अंदर जो लाइब्रेरियन होते हैं उन्होंने आके उसे याद दिलाया लेडी ने कि प्रोफेसर साहब लाइब्रेरी के आज के बंद होने का समय हो गया है। गंगाधर पंत इमर्ज्ड फ्रॉम हिज थॉट्स, और गंगाधर पंत जो हैं वो अपने विचारों से बाहर निकले। लुकिंग अराउंड, चारों ओर देखा। ही नोटिस्ड, उन्होंने ध्यान दिया, दैट ही वॉज द ओनली रीडर लेफ्ट इन द मैग्निफिसेंट हॉल, कि उस शानदार लाजवाब हॉल के अंदर वे अकेले पाठक बचे हैं। यानी कि लाइब्रेरी में कौन आते हैं? पाठक आते हैं जो पढ़ते हैं। तो यहां पर अब उस पूरी की पूरी लाइब्रेरी में वहां बैठकर, उस शानदार हॉल में बैठकर पढ़ने वाले वे अकेले ही बचे थे। बाकी सब लोग जो किताबें, न्यूज़पेपर, जर्नल्स वगैरह पढ़ने आए थे वो सब जा चुके थे। आई बेग योर पार्डन सर, क्षमा कीजिए सर। बेग योर पार्डन कब कहते हैं? क्षमा कीजिए जब बोलना होता है। मे आई रिक्वेस्ट यू टू कीप दीज बुक्स हियर फॉर माई यूज टुमारो मॉर्निंग, क्या मैं इन किताबों को यहीं छोड़कर जा सकता हूं कि कल सुबह मैं वापस आकर इन्हें पढ़ सकूं? बाय द वे, खैर, व्हेन डू यू ओपन, ये सुबह लाइब्रेरी कब खुलती है? 8 o'clock सर, तो यह लाइब्रेरी सुबह 8 बजे खुलती है। द लाइब्रेरियन स्माइल्ड, लाइब्रेरियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हियर वॉज अ यूजर, यहाँ पर एक यूजर है, प्रयोगकर्ता है, रिसर्चर है, खोज करने वाला है। राइट आफ्टर हिज हार्ट, उसके पसंद का व्यक्ति। एज अ प्रोफेसर लेफ्ट द टेबल, जैसे ही प्रोफेसर जो है टेबल से उठकर जाते हैं, ही शोव्ड सम नोट्स इनटू हिज पॉकेट, तो वह अपनी जेब में टेबल से उठा के कुछ नोट्स जो होते हैं, जो उन्होंने हस्तलिखित अपने नोट्स बनाए थे, उन्हें अपनी जेब में ठूस लेते हैं, ठीक है। एब्सेंट माइंडेडली, बिना सोचे समझे, ही ऑल्सो शोवेड द भाकड़ इनटू हिज लेफ्ट पॉकेट, तो जो भाकड़ थी, भाऊ साहेबाची भाकड़, उसे भी वो अपनी लेफ्ट पॉकेट में ठूस लेते हैं। मतलब बहुत कहीं और दिमाग होता है, सामान उठा के जेब में रखते रखते वो सामान भी जेब में गलती से आ जाता है, उस सामान को भी वो गलती से जेब में रख लेते हैं। एक और एपिसोड, एक और घटना का जो क्रम है वो चैप्टर में इस जगह पर खत्म होता है, इस जगह पर समाप्त होता है। तो यहां तक की बात आपको एक बार क्लियर है कि नहीं है, मुझे एक बार बता दो। ही फाउंड अ गेस्ट हाउस टू स्टे इन एंड हैड अ फ्रूगल मील, और उन्होंने एक गेस्ट हाउस का इंतजाम कर लिया, मतलब उन्हें एक गेस्ट हाउस मिल गया जहां पर वह रुक गए। स्टे इन का मतलब जहां पर वह ठहर गए, और उन्होंने रास्ते का, मतलब रास्ते पे जो खाना मिलता है थोड़ा सा वो खा लिया। ही देन सेट आउट फॉर अ स्ट्रॉल, फिर टहलने के लिए बाहर निकले। टूवर्ड्स द आज़ाद मैदान, आज़ाद मैदान की ओर जाने लगे। इन द मैदान ही फाउंड अ थ्रॉन्ग मूविंग टूवर्ड्स अ पंडाल, और उन्होंने देखा कि आज़ाद मैदान में बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में जनसमूह जो है, लोग जो हैं वो पांडाल की ओर जा रहे हैं। सो अ लेक्चर वॉज टू टेक प्लेस, तो इसका मतलब एक लेक्चर होने वाला था। फोर्स ऑफ हैबिट टुक प्रोफेसर गायतोंडे टुवर्ड्स द पंडाल, और अपनी आदत से मजबूर प्रोफेसर गायतोंडे जो है वह पंडाल की ओर आगे बढ़े। द लेक्चर वॉज इन प्रोग्रेस, और पहले ही भाषण किसी और का चल रहा था। ऑल दो पीपल केप्ट कमिंग एंड गोइंग, हालांकि लोग आ रहे थे, जा रहे थे, बट प्रोफेसर गायतोंडे वॉज नॉट लुकिंग एट द ऑडियंस, लेकिन प्रोफेसर गायतोंडे जो हैं वो अपने श्रोता, जो उन्हें, जो मतलब वहां पर सामान्यतः किसी का क्या करने के लिए आए थे, तो उनका जो पूरा ध्यान था वो पूरा का पूरा ध्यान किस तरफ था? उनका पूरा का पूरा ध्यान जो लेक्चर चल रहा था उसकी तरफ था। वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे कि सुनने वाले लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो कि लगातार चल रहा था, तो उनका उसकी तरफ ध्यान नहीं था। ही वॉज स्टेयरिंग एट द प्लेटफॉर्म, वे केवल मंच की ओर देख रहे थे। एज इफ मेस्मराइज्ड, जैसे उनके ऊपर कोई जादू का असर हो गया हो, जैसे कि वो बहुत ज्यादा आकर्षित अपनी ओर कर रहा हो वो मंच उन्हें। देयर वॉज अ टेबल एंड चेयर, वहां पर एक कुर्सी थी और वहां पर एक टेबल थी। बट द लेटर वॉज अनऑक्यूपाइड, लेटर यानी कि बाद वाली चीज यानी कि चेयर जो है वो अनऑक्यूपाइड थी, यानी कि खाली पड़ी थी। द प्रेसिडेंशियल चेयर अनऑक्यूपाइड, एक प्रेसिडेंशियल चेयर यानी कि
जो कोई भी व्यक्ति, जहां पर भी कोई समारोह होता है उस समारोह की अध्यक्षता करने वाला एक व्यक्ति होता है। तो ऐसी चेयर जिस पे समारोह का अध्यक्ष बैठा हो वह चेयर खाली हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि अध्यक्षता वाली चेयर कभी खाली नहीं रहती। जिसे अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया गया हो, अगर वो नहीं भी आता तो किसी और व्यक्ति को तुरंत अध्यक्ष बनाकर वहां बिठा दिया जाता है, लेकिन वो चेयर कभी खाली नहीं रहती। अध्यक्षता करने वाली चेयर कभी खाली नहीं होती। द साइट स्टिर्ड हिम टू द डेप्थ्स, और इस दृश्य ने उनके मन में अंदर तक, गहराई तक हलचल पैदा कर दी। लाइक अ पीस ऑफ आयरन अटैक टू अ मैग्नेट, जैसे एक लोहे का टुकड़ा जाकर टकरा जाता है एक चुंबक से। ही स्विफ्टली मूव टूवर्ड्स द चेयर, और वे तेजी से उस कुर्सी की ओर आगे बढ़े। द स्पीकर स्टॉप्ड इन मिड सेंटेंस, स्पीकर जो है, जो वक्ता था वहां पर, जो कि भाषण दे रहा था, वो अपने वाक्य के बीच में ही रुक गया। टू शॉक्ड, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होकर के, टू कंटिन्यू, मतलब इतना चौंक गया था कि वह अपनी बात को आगे बढ़ा ही नहीं पाया। बट द ऑडियंस सून फाउंड वॉइस, लेकिन ऑडियंस को जल्द ही आवाज सुनाई दी। वेकेट द चेयर, और ऑडियंस की आवाज आने लगी, उस चेयर से उठ जाओ, उस चेयर को खाली कर दो। दिस लेक्चर सीरीज हैज नो चेयरपर्सन, इस लेक्चर सीरीज का, यानी कि ये जो भाषण की श्रृंखला चल रही है, इसका कोई सभापति नहीं है। अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म स्टेज से दूर हो जाओ मिस्टर। द चेयर इज सिंबॉलिक, ये चेयर जो यहां रखी हुई है प्रतीकात्मक रूप से रखी गई है। डोंट यू नो, क्या तुम्हें पता नहीं है? व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है ये। Whoever heard of a public lecture without a presiding dignitary, कौन ऐसा होगा जो कोई भी सुनना चाहेगा एक पब्लिक लेक्चर को, वो भी बिना किसी अध्यक्ष करने वाले महाशय के, यानी कि एक कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो एक लेक्चर सीरीज सुनना चाहेगा जिसके अंदर कोई सभापति ना हो, कोई डिग्निटरी पर्सन ना हो। प्रोफेसर गायतोंडे वेंट टू द माइक, और प्रोफेसर गायतोंडे जो है वो माइक के पास जाते हैं। एंड गेव वेंट, और अपने इस बात को, अपने इस विरोध को प्रकट करते हैं। टू हिज व्यूज, उनके नजरिए को। लेडीज एंड जेंटलमैन, महिलाएं और सज्जन पुरुष। एंड अनचेयर्ड लेक्चर इज लाइक शेक्सपियर्स हैमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, लेट मी टेल यू, कि एक ऐसा लेक्चर जो अनचेयर्ड हो, जिस पर सभापति ना बैठा हो, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे शेक्सपियर का हेमलेट नाम का नाटक है, जिसके अंदर प्रिंस ऑफ डेनमार्क ना हो। आप लोगों को शायद हेमलेट का तो पता नहीं होगा, एक मूवी आई थी अजय देवगन की, अजय देवगन, काजोल, नहीं सॉरी गलत बोल रहा हूं, अजय देवगन, करीना कपूर, विवेक, सैफ अली खान, इन लोगों की एक मूवी आई थी। उस मूवी का नाम था ओंकारा। ओंकारा मूवी सर्च करना, है ना। ओंकारा की जो स्टोरी है वो इसी ड्रामा से ली गई है, जिस ड्रामा का नाम क्या है, जिस ड्रामा का नाम है हेमलेट। हेमलेट से उस स्टोरी को लिया गया है। तो हेमलेट स्टोरी ऐसी होगी अगर आप, जिसके अंदर प्रिंस ऑफ डेनमार्क ना हो, तो मतलब प्रिंस ऑफ डेनमार्क नहीं है तो हेमलेट बन ही नहीं सकता। ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द ड्रामा। बट द ऑडियंस वॉज इन नो मूड टू लिसन, लेकिन ऑडियंस यानी श्रोतागणों का सुनने का कोई मूड नहीं था। टेल अस नथिंग, हमें कुछ मत बताओ। वी आर सिक ऑफ रिमार्क्स फ्रॉम द चेयर, हम परेशान हो गए हैं जो बार बार टिप्पणी मिलती है इस चेयर से। ऑफ वोट ऑफ थैंक्स, ऑफ लॉन्ग इंट्रोडक्शंस, जिसमें वोट ऑफ थैंक्स, अलग अलग लोग धन्यवाद करने आते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे लोगों के फिर परिचय होते हैं। हम इस बकवास से परेशान हो चुके हैं, हमें बस सीधा लेक्चर सुनना है। हम देखते हैं, हम लोग बहुत सारे ऐसे फंक्शंस देखते हैं अपने स्कूल में, जिस फंक्शन में आधे से ज़्यादा टाइम आप और मैं, हम लोग, मतलब मेरे जैसे टीचर भी बोर होते रहते हैं और आपके जैसे स्टूडेंट भी बोर होते रहते हैं। फंक्शन शुरू हुआ, फंक्शन के अंदर कुछ फिर इधर उधर, ये आए हैं साहब, वो आए हैं साहब, फलाना आए हैं साहब, ढिमकाना आए साहब, हमें क्या मतलब है कौन आया कौन नहीं आया, जो फंक्शन है वो फंक्शन करो। हम यहाँ पे लेक्चर सुनने आए हैं, हमें लेक्चर मत दो, हमें लेक्चर ही दो, फालतू को है। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इतने सारे लोग हैं, इतने सारे कामों में लगे हुए हैं, लेकिन आप अपने कामों को छोड़ करके लिए यहाँ आए हैं। कैसे धन्यवाद रूपी पुष्पों से मैं आपका अभिसिंचन करूं, मुझे समझ में नहीं। अरे छोड़ो ना, सब हटा रे भाई, जो सुनने आए, जिस टॉपिक को लेकर लेक्चर है उस पर बात करना। क्या फालतू की वोट ऑफ थैंक्स चल रहे हैं, बार बार लंबे लंबे परिचय दिए जा रहे हैं। अब आपके सामने आने वाले हैं दिल्ली के सबसे बड़े महारथी कवि। मत पड़ो इन सब चक्करों में, ठीक है। तो लोग कहते हैं बोले हमें केवल और केवल लेक्चर सुनने आए हैं, हमें लेक्चर सुनना है, हमें फालतू की बकवास नहीं सुननी है।
वी ओनली वॉन्ट टू लिसन टू द स्पीकर, हम केवल वक्ता को सुनना चाहते हैं। वी एबॉलिश्ड द ओल्ड कस्टम्स लॉन्ग अगो, हमने पुरानी परंपराएं, ओल्ड कस्टम्स का मतलब है हमने इन पुरानी परंपराओं को पहले ही त्याग दिया, हम पहले ही इन्हें खत्म कर चुके हैं। कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी, उस स्टेज को खाली रखो प्लीज। बट गंगाधर पंत हैड द एक्सपीरियंस ऑफ स्पीकिंग एट 999 मीटिंग्स एंड हैड फेस्ड द पुणे ऑडियंस एट इट्स मोस्ट हॉस्टाइल। ठीक है, तो गंगाधर पंत जो है उन्हें अनुभव था 999 मीटिंग्स में भाषण देने का, और उन्होंने पुणे की जो बहुत ही आक्रामक, गुस्सैल, हमला करने वाली, जो हमलावर जो ऑडियंस है उसका भी उन्होंने सामना किया था। ही केप्ट ऑन टॉकिंग, तो उन्होंने श्रोतागणों की कोई बात नहीं सुनी, वो लगातार आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे अपनी बात कहते रहे, उन्होंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। He soon became a target for a shower of tomatoes, eggs and other objects, और जल्द ही वो निशाना बन गए। किस चीज का निशाना बन गए? शावर ऑफ टमेटोस, यानी कि उनके ऊपर फूलों की वर्षा तो नहीं हुई, टमाटर की बरसात होने लगी, अंडों की बरसात होने लगी, और दूसरी वस्तुओं की बरसात उनके ऊपर होने लगी। बट ही केप्ट ऑन ट्राइंग वेलियंटली, लेकिन वो बहादुरी से आगे प्रयास करते रहे। टू करेक्ट दिस सैक्रिलेज, ये इस अनुचित बात को सही करने के लिए, कि भाई बिना, जो चेयरपर्सन होता है उसके बिना भाषण नहीं होता, तो ये गलत बात है, इसको ठीक करने का वो प्रयास करते रहे। फाइनली द ऑडियंस स्वॉर्म्ड टू द स्टेज टू इजेक्ट हिम बॉडीली, और अंत में जो श्रोतागण है, जो भीड़ है, वो भीड़ ऊपर चढ़ गई स्टेज पर और पकड़ के शरीर सहित ही उनको नीचे उतार दिया। बॉडीली का मतलब शारीरिक रूप से उन्हें नीचे उतार दिया। एंड इन द क्राउड गंगाधर पंत वॉज नोवेयर टू बी सीन, और उस क्राउड में, उस भीड़ में गंगाधर पंत जो है कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। दैट इज ऑल आई हैव टू टेल राजेंद्र, बस यही सब मुझे तुम्हें बताना है राजेंद्र, कि जब मैं उस दूसरे संसार में रहा मेरे साथ वहां क्या क्या हुआ। ऑल आई नो इज दैट आई वॉज फाउंड इन द आजाद मैदान इन द मॉर्निंग, बस मुझे इतना ही याद है, इतना ही पता है कि अगले दिन सुबह मैंने अपने आप को पाया कि मैं आजाद मैदान में ही हूं। बट आई वॉज बैक इन द वर्ल्ड आई एम फैमिलियर, लेकिन मैं वापस उस संसार में आ गया था जिस संसार से मैं परिचित था, यानी कि स्टेज से उतार करके फेंका गया काल्पनिक आजाद मैदान में, स्टेज से उतार के फेंका गया काल्पनिक संसार में। लेकिन जब ये अगले दिन सुबह उठे तो ये आजाद मैदान में ही उठे, लेकिन वास्तविक संसार के आजाद मैदान में उठे। ट्रांजिशन कब हुआ, समझ में आ गया कि ट्रांजिशन कब हुआ है, कब ये काल्पनिक संसार से वास्तविक संसार में आए। तो काल्पनिक संसार में भीड़ ने इन्हें उतारा, नीचे पटका, ये वहां बेहोश हो गए, मान लो, अपन मान लेते 1 मिनट के लिए बेहोश हो गए, और अगले दिन सुबह जब ये उठे तो ये वास्तविक संसार के आजाद मैदान में उठे। ठीक है, विथ नाउ, ठीक है। तो बट आई वॉज बैक इन द वर्ल्ड आई एम फैमिलियर, लेकिन मैं उस संसार में लौट आया जिस संसार से मैं परिचित हूं, विथ, जिसके साथ, जिसे मैं पहले से जानता हूं। नाउ अब वेयर एग्जैक्टली डिड आई स्पेंड दोज 2 days व्हेन आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम हियर। तो अब सवाल ये उठता है कि जो 2 दिन जब मैं कोमा में था, तब अगर मैं यहां नहीं था तो मैं कहां था। वेयर एग्जैक्टली डिड आई स्पेंड दोज 2 days, वास्तविकता में मैंने वो 2 दिन कहां बिताए जब मैं यहां नहीं था, यहां पर अनुपस्थित था। राजेंद्र वॉज डम्फाउंडेड बाय द नैरेटिव, और राजेंद्र जो है उनकी सारी कहानी सुनकर के पूरी तरीके से भौचक के रह गए। इट टुक हिम अ वाइल टू रिप्लाई, और उन्हें थोड़ा समय लगा पूरी बात को समझकर रिप्लाई करने में, जवाब देने में उन्हें समय लगा। क्या समय लगा? प्रोफेसर, बिफोर जस्ट प्रायर टू योर कोलिजन विद द ट्रक व्हाट वर यू डूइंग। तो अब वो प्रोफेसर से जवाब पूछते हैं। प्रोफेसर किसको कहा जा रहा है? गायतोंडे को कहा जा रहा है। प्रोफेसर गायतोंडे से कह रहे हैं कि जब आपकी ट्रक से टक्कर हुई उस समय आप क्या कर रहे थे? राजेंद्र आस्क्ड, राजेंद्र ने पूछा कि 2 दिन पहले जब आपकी ट्रक से टक्कर हुई उस वक्त आप क्या कर रहे थे? आई वॉज थिंकिंग ऑफ द कैटास्ट्रॉफी। ये वर्ड याद रखना भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। कैटास्ट्रॉफी क्या है? मैं कैटास्ट्रॉफी के बारे में सोच रहा था। इतिहास का वह सिद्धांत जो मानता है कि अचानक होने वाली छोटी घटनाओं से इतिहास नया मोड़ ले लेता है।
जैसे कि विश्वास राव को गोली लगी और विश्वास राव के कान के पास से गोली होती हुई निकल गई, विश्वास राव जीवित बच गए। वाक्य को ध्यान से सुनो। इतिहास का वह सिद्धांत जो मानता है कि अचानक होने वाली छोटी घटनाओं से इतिहास नया मोड़ ले लेता है। जैसे कि इस चैप्टर में वो घटना कौन सी है? वो घटना है पानीपत के युद्ध में विश्वास राव का मारे जाना या विश्वास राव का जीवित बच जाना। ये छोटी सी घटना है और छोटी सी घटना के बदलते ही इतिहास ने नया मोड़ ले लिया। थ्योरी जो इस सिद्धांत का है एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर हिस्ट्री, और इसमें इसका क्या कुछ अर्थ छुपा हुआ है, क्या इसका महत्व छिपा हुआ है इतिहास के अंदर। राइट, सही कहा तुमने। आई थॉट सो, मुझे ऐसा लगा ही था। राजेंद्र स्माइल्ड, राजेंद्र मुस्कुराते हैं। डोंट स्माइल स्मगली, मतलब ऐसे अपने आप। अच्छा हाँ, समझ गया। तो यहाँ पे प्रोफेसर गायतोंडे कहते हैं कि ऐसे अपने आप को संतुष्ट करते हुए मत मुस्कुराओ, मुझे भी समझाओ क्या समझे हो। ठीक है, तो डोंट स्माइल स्मगली इन केस यू थिंक दैट इट वॉज जस्ट माई माइंड प्लेइंग ट्रिक्स एंड माई इमेजिनेशन रनिंग अमोक। लुक एट दिस। इन केस अगर तुम्हें यह लग रहा है कि मैं बस अपने दिमाग में ही ये सब ट्रिक्स खेल रहा हूं और मेरी इमेजिनेशन जो है, मेरी कल्पना जो है बेलगाम होके इधर उधर दौड़ रही है, तो लुक एट दिस, इस चीज को देखो। एंड ट्रिम्फेंटली का मतलब होता है विजयात्मक रूप से, अपने आप को विजय दर्शाते हुए कि भाई तुम ऐसा मत सोचो कि मैं भाई कैटास्ट्रॉफी के बारे में सोच रहा था तो मेरा टक्कर हो गई, उसके बाद में कल्पना के संसार में खो गया। ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। ऐसे करके अभी दिखाता हूं भाई। विजयात्मक रूप से दिखाने के लिए तैयार हुए प्रोफेसर गायतोंडे प्रोड्यूस्ड हिज वाइटल पीस ऑफ एविडेंस, अ पेज टॉर्न आउट ऑफ अ बुक। और प्रोफेसर गायतोंडे जो है यहाँ पर उसके सामने पेश करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पीस ऑफ एविडेंस, का मतलब होता है साक्ष्य या सबूत, एक पेज जो उन्होंने फाड़ लिया था एक किताब से और अपनी जेब में रख लिया था। राजेंद्र रेड द टेक्स्ट ऑन द प्रिंटेड पेज। राजेंद्र ने उस प्रिंटेड पेज पर जो कुछ लिखा था उसे पढ़ा। एंड हिज फेस अंडरवेंट, और उनका जो चेहरा है वो उसको अनुभव करते हुए गुजर रहा था। और उनका चेहरा जो पहले वो ऐसा था ना, हाँ मैं समझ गया क्या हुआ तुम्हारे साथ, वो बिल्कुल चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया। गॉन वॉज द स्माइल, और उनके चेहरे पे जो स्माइल थी वो गायब हो गई। एंड इन इट्स प्लेस केम अ ग्रेव एक्सप्रेशन, और उसकी जगह गंभीर एक्सप्रेशन उनके चेहरे पे आया। ही वॉज विजिबली मूव्ड, सामने देखने से पता चल रहा था, उस पन्ने को पढ़ के वो हिल चुके थे। गंगाधर पंत प्रेस्ड होम हिज एडवांटेज, और गंगाधर पंत जो है उन्होंने सही तरीके से फायदा उठाया था, अपना लाभ उन्होंने इससे कर लिया था। आई हैड इनएविडेंटली स्लिप्ड द भाकड़ इन माई पॉकेट एज आई लेफ्ट द लाइब्रेरी। याद आया कि जब मैं जल्दी अनमाइंडफुली होकर सामान समेट रहा था अपना, गलती से मैंने वो भाकड़ भी अपने जेब में रख ली थी। ये वही भाकड़ है जो निकाल के दिखा रहे हैं। तो यहां पर इनएविडेंटली मतलब लापरवाही या गलती से मैंने स्लिप इन कर ली थी, मतलब मैंने रख ली थी अपने पास भाकड़ भी मेरी पॉकेट में जब मैं लाइब्रेरी से निकला। आई डिस्कवर्ड माई एरर, मेरी गलती का एहसास मुझे तब हुआ व्हेन आई वॉज पेइंग फॉर द मील, जब बाहर खाना खाने के बाद मैं पैसा चुका रहा था, तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं गलती से भाग कर ले आया हूं। आई हैड इंटेंडेड टू रिटर्न इट द नेक्स्ट मॉर्निंग, और मेरा इरादा था कि मैं अगले दिन सुबह ये भाकड़ वापस लौटा दूंगा लाइब्रेरी में, अगले दिन सुबह जाऊंगा 8 बजे तो लौटा दूंगा। बट इट सीम दैट द melee of आजाद मैदान, द बुक वॉज लॉस्ट, ओनली द torn पेज रिमेन्ड। लेकिन ऐसा लगता है कि जो भीड़ थी आजाद मैदान में उसमें वो किताब तो खो गई, बस ये फटा हुआ एक कागज, एक पेज जो है मेरे पास बाकी रहा है। एंड लकीली फॉर मी, और कितने मेरे लिए सौभाग्य की बात है, द पेज कंटेन्स वाइटल एविडेंस, और इसी पृष्ठ पर, इसी पेज पर ये पक्का सबूत है, ये महत्वपूर्ण सबूत है। राजेंद्र अगेन read the page, राजेंद्र ने फिर से उस कागज को पढ़ा। इट डिस्क्राइब्ड हाउ विश्वास राव नैरोली मिस द बुलेट, और ये डिस्क्राइब कर रहा था, ये व्याख्या कर रहा था कि कैसे विश्वास राव ने बस बहुत पास से, एक तिल मात्र की दूरी से उस बुलेट को मिस कर दिया। एंड हाउ दैट इवेंट, और कैसे वो घटना घटी, टेकन एज एन ओमेन बाय द मराठा आर्मी, और कैसे इस घटना को एक शकुन के तौर पर, एक अच्छा संकेत मान करके लिया गया मराठा आर्मी के द्वारा। टर्न द टाइड
इन देयर फेवर। और इस एक छोटी सी घटना ने जो भी घटनाक्रम था इतिहास का, उन्हें अंग्रेजों की और मुगल साम्राज्य की ओर ना मोड़ करके, अब्दाली की ओर ना मोड़ करके, उस घटना को किसकी तरफ मोड़ दिया? मराठाओं की तरफ मोड़ दिया। और कैसे फिर मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। नाउ लुक एट दिस। अब इसकी ओर देखो। गंगाधर पंत प्रोड्यूस्ड हिज ओन कॉपी ऑफ भाऊ साहेबची भाकड़। गंगाधर पंत जो है उन्होंने जेब से निकाली एक और कॉपी, अपनी खुद की कॉपी निकाली भाऊ साहेबाची भाकड़ में से। ओपन द रेलेवेंट पेज, और उसी विषय से संबंधित पेज को खोला। द अकाउंट रन दस, और उस अकाउंट में लिखा होता है, एंड देन विश्वासराव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मेली वेयर द एलाइड ट्रूप्स वर फाइटिंग एंड ही अटैक्ड देम एंड गॉड एक्सप्रेस्ड हिज डिस्प्लेजर, ही वाज हिट बाय द बुलेट। आह, क्या शानदार, कितनी बढ़िया तुलना की। हर शब्द बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, केवल थोड़ा सा शब्द चेंज हो गया, थोड़ा सा शब्द चेंज हो गया। दूसरी दुनिया की जो भाकड़ थी उसमें क्या था कि भगवान उनसे बहुत खुश थे और बुलेट जो है तिल मात्र से बच गई। यहां क्या है, और फिर भाऊ साहब ने अपने घोड़े को दिशा दी उस भीड़ की ओर जहां पर जो महायोद्धा जो है उनके समूह लड़ रहे थे, और उन्होंने विश्वासराव ने जाकर उन पर अटैक कर दिया। गॉड एक्सप्रेस्ड हिज डिस्प्लेजर, और भगवान ने इस बात पर अपनी नाराजगी जताई। ही वॉज हिट बाय द बुलेट, और उन्हें गोली लग गई। तो काल्पनिक संसार में क्या हुआ? गोली नहीं लगी, तिल मात्र से बच गई। वास्तविक संसार में क्या हुआ? गोली लग गई। ये बात भाकड़ में, इस संसार की भाकड़ में लिखा हुआ है कि गोली लग गई, उस संसार की भाकड़ में लिखा हुआ है कि गोली नहीं लगी, तिल तिल बच गए। प्रोफेसर गायतोंडे, यू हैव गिवन मी फूड फॉर थॉट। प्रोफेसर गायतोंडे, आपने मुझे कुछ ऐसा टॉपिक दे दिया है जिसे मैं सोच सकता हूं। अंटिल आई सॉ दिस मटीरियल एविडेंस, जब तक मैंने इस ठोस प्रमाण को नहीं देखा था। आई हैड सिंपली पुट योर एक्सपीरियंस डाउन टू फैंटेसी, मैं आपके इस अनुभव को मैं सीधे तौर पर कल्पना मान लेता। बट फैक्ट्स कैन बी स्ट्रेंजर देन फैंटेसीज, लेकिन फैक्ट, तथ्य, सत्य कई बार कल्पनाओं से ज्यादा अजीब होते हैं। एज आई एम बिगिनिंग टू रियलाइज, जैसा कि मैं महसूस करना शुरू कर रहा हूं। फैक्ट्स, तथ्य, व्हाट आर द फैक्ट्स? तथ्य क्या है? आई एम डाइंग टू नो, मैं मतलब जानने के लिए मैं मरा जा रहा हूं। प्रोफेसर गायतोंडे सेड, प्रोफेसर गायतोंडे ने कहा, राजेंद्र मेंशन्ड हिम टू साइलेंस एंड स्टार्टेड पेसिंग, और राजेंद्र ने मेंशन किया उन्हें, मतलब क्या, अब बस चुपचाप बैठ जाओ, मेरी बात सुनो। और कमरे में इधर उधर क्या किया उन्होंने? टहलना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया। द रूम, कमरे में, ऑब्वियसली प्रकट रूप से अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेन, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव से यहां पर राजेंद्र गुजर रहे थे। फाइनली ही टर्न्ड अराउंड एंड सेड, और अंततः वह मुड़ते हैं और प्रोफेसर गायतोंडे को कहते हैं, आई विल ट्राई टू रैशनलाइज योर एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ टू साइंटिफिक थ्योरीज। मैं तुम्हें समझाने की, तर्क के और विज्ञान के आधार पर समझाने की कोशिश करता हूं कि जो तुम्हारा अनुभव था वो दो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर निर्भर है। एज नोन टुडे, जैसा कि आज के संसार में जाना जाता है। रेदर आई सक्सीड और नॉट इन कन्विंसिंग यू, हो सकता है कि तुम्हें मनाने में मैं सफल भी हो जाऊं और ना भी हूं। यू ऑफ द फैक्ट्स, इन तथ्यों के बारे में ओनली यू कैन जज, केवल तुम ही न्याय कर सकते हो, तुम ही समझ सकते हो कि मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो सत्य है कि नहीं है। फॉर यू हैव इंडीड पास थ्रू अ फैंटेस्टिक एक्सपीरियंस, हालांकि ये तो निश्चित बात है कि तुम एक शानदार अनुभव से गुजरे हो, और मोर करेक्टली, और अगर ज्यादा सही तरीके से कहूं, अ कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस, एक कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस जिसमें इतिहास ने एक दूसरी घटना का मोड़ ले लिया। प्लीज कंटिन्यू राजेंद्र, प्लीज अपनी बात को जारी रखो राजेंद्र। आई एम ऑल ईयर्स, मैं पूरा ध्यान से सुन रहा हूं। प्रोफेसर गायतोंडे रिप्लाइड, प्रोफेसर गायतोंडे ने जवाब दिया। राजेंद्र कंटिन्यूड, राजेंद्र ने अपनी बात को जारी रखा। पेसिंग एज ही टॉक, और चलते रहे, इधर उधर कमरे में टहलते रहे जैसे जैसे वो बात कर रहे थे। यू हैव हर्ड अ लॉट अबाउट द कैटास्ट्रॉफी थ्योरी एट द सेमिनार, तुमने सेमिनार में, जहां पर विद्वान लोगों की सभा होती है, वहां पर तुमने कैटास्ट्रॉफी के बारे में बहुत पढ़ा है, सुना है। कैटास्ट्रॉफी वही है कि इतिहास में एक छोटी सी घटना भी अगर परिवर्तित होती है तो पूरे इतिहास को बदल सकती है, वही कैटास्ट्रॉफी है, बार बार वर्ड आ रहा है। लेट अस अप्लाई इट टू बैटल ऑफ पानीपत, तो चलो कैटास्ट्रॉफी की जो थ्योरी है उसे हम पानीपत के युद्ध पर लगा कर देखते हैं।
वॉर्स फॉट फेस टू फेस ऑन ओपन ग्राउंड्स, युद्ध लड़े जाते थे आमने सामने खुले मैदानों में। ऑफर एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस थ्योरी, वे बहुत शानदार अनुभव हमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं इस थ्योरी का, ठीक है, इस सिद्धांत का। द मराठा आर्मी वॉज फेसिंग अब्दालीज ट्रूप्स, मराठा आर्मी जो है, मराठा सेना जो है, वो अब्दाली के सैनिक टुकड़ियों का सामना कर रहे थे ऑन द फील्ड ऑफ पानीपत, पानीपत की जमीन पर। देयर वर नो ग्रेट डिस्पारिटी, दोनों में कोई बहुत बड़ी असमानता नहीं थी, बिटवीन द लेटर्स ट्रूप एंड द अपोजिंग फोर्सेस, यानी कि ना तो कोई अब्दाली की टुकड़ी कमजोर थी, ना ही मराठाओं की टुकड़ी कमजोर थी। देयर आर्मर वॉज कंपेरेबल, उनके हथियार आदि जितनी चीजें थी, गोला बारूद, सब लगभग बराबर थे। कंपेरेबल थे मतलब कंपेरेटिवली सिमिलर थे। सो अ लॉट डिपेंड्स ऑन द लीडरशिप, तो ज्यादातर चीजें जो है वो नेतृत्व पर आधारित थी कि नेतृत्व कौन अपनी सेना का कैसे करेगा, उस पर तय होगा कि जीतेंगे क्या हारेंगे। एंड द मोरल ऑफ द ट्रूप्स, और जो आपके ट्रूप हैं, सैन्य टुकड़ियां हैं, उनका मनोबल कैसा है, लड़ने के लिए जज्बा कैसा है उनका। द जंक्चर एट विच विश्वास राव द सन ऑफ देयर हियर ऑफ द पेशवा, तो पेशवा के जो बेटे हैं विश्वास राव, उनकी परिस्थितियों से उनके साथ एक संयोग बना, वॉज किल्ड, कि विश्वास राव मारे गए। प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट, और यही एक टर्निंग पॉइंट बना, एक विशेष पॉइंट बना जिससे इतिहास बदल गया। एज हिस्ट्री हैज इट, जैसा कि इतिहास में है, हिज अंकल भाऊ साहेब, उसके अंकल जो है भाऊ साहेब, रश्ड इनटू द मेले, वे भागे और भाग करके उस भीड़ में गए। वॉज नेवर सीन अगेन, और फिर कभी दिखाई नहीं दिए। रेदर ही वॉज किल्ड इन बैटल और सर्वाइव्ड इज नॉट नोन, वो वहां बैटल में, युद्ध में मारे गए कि बच गए, कोई नहीं जानता। बट फॉर द ट्रूप्स एट द पर्टिकुलर मूवमेंट, लेकिन अगर हम सैन्य टुकड़ियों की बात करें उसी निश्चित क्षण पर, दैट ब्लो ऑफ लूजिंग देयर लीडर्स वॉज क्रूशल, कि भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी कि दो लीडर्स थे, पहले लीडर भाऊ साहेब थे, दूसरे लीडर विश्वास राव थे। विश्वास राव उस युद्ध भूमि में मारे गए और भाऊ साहेब जो लड़ने गए उस वापस उस रण क्षेत्र में, उनका पता नहीं है कि वो मर गए, जिंदा हैं, भाग गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें कोई आइडिया इस चीज में नहीं है। तो अब दो लोग थे जो सैन्य टुकड़ियों का नेतृत्व कर सकते थे और दोनों ही वहां नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सैन्य टुकड़ियां जो है दे लॉस्ट देयर मोरल, उन्होंने अपने मनोबल को, अपनी ताकत को, जो वैचारिक शक्ति होती है उसे खो दिया। एंड फाइटिंग स्पिरिट, और लड़ने के जोश को खो दिया। देयर फॉलोड एन अटर राउट, और वहीं पर उसी वजह से एक बहुत भयंकर हार का सामना, पराजय का सामना उन्हें करना पड़ा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही हुआ प्रोफेसर। एंड वॉट यू हैव शोन मी ऑन दैट टॉर्न पेज, और जो तुमने मुझे दिखाया है उस फटे हुए पेज पर, इज द कोर्स टेकन बाय द बैटल, उसमें भी बैटल जो है, युद्ध के बारे में ही विवरण है। व्हेन द बुलेट मिस्ड विश्वास राव, जब बुलेट जो है विश्वास राव उस बंदूक की गोली से बच गए। अ क्रूशल इवेंट गॉन द अदर वे, तो ये जो महत्वपूर्ण घटना है, ये महत्वपूर्ण घटना दूसरे तरीके से घटित हुई। एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन ट्रूप्स वर ऑल्सो द ऑपोजिट, और इसका जो प्रभाव पड़ा सैन्य टुकड़ियों पर वो भी विपरीत पड़ा, क्योंकि जब विश्वास राव मर गए, भाऊ साहेब गायब हो गए, तो उनका मनोबल टूट गया। लेकिन जब विश्वास राव बच गए और सब सैनिकों को पता पड़ा कि विश्वास राव बच गए, ऐसे गोली से बाल बाल बचे, तो सबका मनोबल और बढ़ गया कि अरे भाई साहब आज तो भगवान भी हमारे साथ है, देखो विश्वास राव को कुछ नहीं हुआ, काट देंगे, मार देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे। इट बूस्टेड देयर मोरल, जिससे उनका मनोबल बढ़ा। एंड प्रोवाइडेड जस्ट दैट, और केवल इस चीज पर भी ध्यान दिया जाए, एक्स्ट्रा इम्पेटस, इससे उनको अतिरिक्त प्रेरणा मिली, दैट मेड ऑल द डिफरेंस, जिससे सारा अंतर पैदा हुआ। राजेंद्र सेड, राजेंद्र ने कहा, मे बी सो, ऐसा हो सकता है। सिमिलर स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द बैटल ऑफ वाटरलू, ऐसे ही स्टेटमेंट्स, ऐसे ही वाक्य जो बैटल ऑफ वाटरलू है उसके बारे में भी कहा जाता है। विच नेपोलियन कुड हैव वॉन, वाटरलू नेपोलियन का आखिरी युद्ध था जिसमें नेपोलियन जीत सकता था। बट वी लिव इन अ यूनिक वर्ल्ड, लेकिन हम एक विशेष संसार में रहते हैं, अद्वितीय संसार में रहते हैं, विच हैज अ यूनिक हिस्ट्री, जिसकी एक अद्भुत असाधारण इतिहास है। दिस आइडिया ऑफ इट माइट हैव बीन, ये विचार कि ऐसा हो सकता था, इज ओके फॉर द सेक ऑफ स्पेकुलेशन, अनुमान लगाने के लिए ठीक है। हम सोचते हैं ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो सकता था।
अनुमान लगाने के हिसाब से ठीक है, बट नॉट फॉर रियलिटी, लेकिन वास्तविकता के लिए ठीक नहीं है। गंगाधर पंत सेड, गंगाधर पंत ने कहा कि हाँ ठीक है भाई, जो आप बात कहने की कोशिश कर रहे हो मैं समझ गया, वाटरलू के युद्ध में भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता था, ऐसा कुछ हो सकता था, लेकिन हुआ तो नहीं। जिस वास्तविक संसार में हम रहते हैं वहां पर तो नेपोलियन हार गया था वाटरलू के युद्ध में, और उसका जो पूरा का पूरा टेरिटरी उसने जीती थी 10-12 सालों में, उसको आसपास के देशों ने सबने थोड़ी थोड़ी प्रसाद की तरह बांट ली थी आपस में। तेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये चाहिए एल्सिस और ये चाहिए लॉरेंस, हाँ ले जा ले, खुश रहे। तेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये 3 डिस्ट्रिक्ट चाहिए, हाँ ले जा ठीक है। तेरे को क्या चाहिए, बोले ये खदानों वाला मिनरल वाला एरिया नहीं, ये वाला मेरे को दे दो, हाँ ठीक है तू ले जा। इधर सामने नेपोलियन बैठा, आप जिंदा छोड़ दो भाई साहब, बाकी तो क्या है, ठीक है सब चल रहा है काम। तो अनुमान लगाने के हिसाब से तो ये ठीक है कि ऐसा नहीं हुआ होता तो कैसा हुआ होता, लेकिन वास्तविक संसार में तो जो हुआ है हम जानते हैं, उल्टा तो हुआ नहीं। ठीक है, आई टेक इश्यू विथ यू, मैं तुम्हारे साथ इस पर तर्क करता हूं देयर। इनफैक्ट वास्तविकता में दैट ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट विच यू मे फाइंड स्ट्रेंज, वही बात मुझे अपने सेकेंड पॉइंट पर लाती है जो तुम्हें थोड़ी अजीब लग सकती है, बट प्लीज हियर मी आउट, लेकिन मुझे सुन लो। राजेंद्र ने कहा, गंगाधर पंत लिसन्ड एक्सपेक्टेंटली, आतुरतापूर्वक, यानी कि बहुत ही ध्यान से उन्होंने वापस सुनना शुरू किया, जैसे कि राजेंद्र ने अपनी बात को कहना जारी रखा। व्हाट डू वी मीन बाय रियलिटी? रियलिटी यानी वास्तविकता शब्द जो है उससे हम क्या कहना चाहते हैं, क्या अर्थ है इसका? वी एक्सपीरियंस इट डायरेक्टली विद आवर सेंसेस और इनडायरेक्टली वाया इंस्ट्रूमेंट्स, हम इसे या तो सीधे तौर पर अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर किसी वस्तु से महसूस करते हैं। बट इट इज लिमिटेड टू व्हाट वी सी, लेकिन यह सीमित है वहां तक जो हम देखते हैं। डज इट हैव अदर मैनिफेस्टेशन? क्या इस सत्य का, क्या इस फैक्ट का, क्या इस तथ्य का सामने आने के लिए कोई दूसरा मैनिफेस्टेशन हो सकता है? क्या इसका सामने आने का कोई दूसरा तरीका हो सकता है? दैट रियलिटी मे नॉट बी यूनिक हैज बीन फाउंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन वेरी स्मॉल सिस्टम्स, कि वास्तविकता जो है, रियलिटी जो है, शायद ऐसा हो सकता है कि वह यूनिक ना हो, अद्वितीय ना हो। हैज बीन फाउंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, जैसा कि हम देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट से, ऑन अ वेरी स्मॉल सिस्टम, बहुत छोटे छोटे तंत्रों में। ऑफ एटम्स, जैसे कि एटम्स व्यवहार करते हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उनका निर्माण होता है, पार्टिकल्स कैसे वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। व्हेन डीलिंग विद सच सिस्टम्स, जब हम ऐसे तंत्रों से डील करते हैं, जब हम ऐसे तंत्र में इस चीज को देखते हैं, द फिजिसिस्ट डिस्कवर्ड समथिंग स्टार्टलिंग, तो फिजिसिस्ट जो है, भौतिक वैज्ञानिक जो है, उन्होंने कुछ बहुत ही अचंभा पैदा करने वाली चीज देखी। द बिहेवियर ऑफ दीज सिस्टम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, कि जो व्यवहार होगा इन तंत्रों का वह पहले से नहीं बताया जा सकता डेफिनेटली, पूर्णतया। इवन इफ ऑल द फिजिकल लॉज गवर्निंग दो सिस्टम्स आर नोन, भले ही जितने भी भौतिक विज्ञान के नियम हैं वो सारे नियम वहां पर काम कर रहे हो, उस तंत्र पर काम कर रहे हो, जैसा कि जाना जाता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, आई फायर एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सोर्स, अगर मैं फायर करता हूं, अगर मैं चलाता हूं एक इलेक्ट्रॉन को एक माध्यम से, वेयर विल इट गो, ये कहां जाएगा? इफ आई फायर अ बुलेट फ्रॉम अ गन इन अ गिवन डायरेक्शन एट अ गिवन स्पीड, अगर मैं एक बंदूक की गोली चलाता हूं किसी निश्चित दिशा में और सही गति दे करके, आई नो वेयर इट विल बी एट लेटर टाइम, तो मुझे पता होगा कि बाद में वो कहां पड़ी होगी। बट आई कैन नॉट मेक सच एन असर्शन फॉर इलेक्ट्रॉन, लेकिन बंदूक की गोली के लिए तो मैं दावा कर सकता हूं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए मैं दावा नहीं कर सकता। यानी कि मैं यहीं से इलेक्ट्रॉन फेंकूं और यहीं से बंदूक से गोली चलाऊं, बंदूक की गोली का तो मुझे पता होगा कितनी दूरी पर, लगभग किस जगह पर पड़ी होगी। इलेक्ट्रॉन के लिए मैं कोई दावा नहीं कर सकता, कहीं भी जा सकती है। ठीक है, इट मे बी हियर देयर एनीवेयर, ये यहां वहां कहीं भी हो सकती है। इट कैन एट बेस्ट कोट ऑड्स for it being found in a specified location, it may, तो it can be best caught, ऐसा कहना बहुत ही सही होगा कि इसके संभावना बहुत ज़्यादा है कि वह कहीं, बहुत कम संभावना है कि वह किसी विशिष्ट स्थान पर मिलेगी एट अ स्पेसिफाइड टाइम, किसी निश्चित समय पर, तो किसी निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर मिलेगी, ऐसा कहना बहुत ही गलत होगा। कितना बचा है भाई? काफ़ी है। Just give me 1 second, guys.
पेजेस का टाइम हो गया। चलिए, मुझे लगा 2-3 पेज ही होंगे, करवा देते हैं, लेकिन अब 10 पेजेस है तो कोई बात नहीं, कल देखेंगे इसे, है ना, कल कंप्लीट कर लेंगे इसको। लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कल 15-20 मिनट की क्लास ही ना हो कहीं। चलो कल एक बार फिर से पूरी स्टोरी समझा दूंगा, पूरी स्टोरी समझाते हुए फिर उस लेक्चर को ले लूँगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो, टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून, बाय, टेक केयर।